हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 54F, जो कि सेल ऑफ एनी कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एंड इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर था। वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। अब आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सेक्शन 54। पहले हमने 54F देखा था, नाउ इट इज 54। सेक्शन 54 ये बताता है कि भाई वी आर सेलिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट विच इज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं एंड अगेंस्ट दैट वी आर परचेसिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली। सो पहले वाला 54F जो है, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं एंड इन्वेस्टिंग इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दिस सेक्शन 54 इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड परचेसिंग द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के साथ में हम आगे चलते हैं। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड इन दिस सेक्शन। तो हमारे इसमें कौन से ट्रांजेक्शन कवर किए हमने, तो यहाँ पर सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है अगर हम उसको बेच रहे हैं तो इस सेक्शन में कवर होता है। अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 54F। तो सेक्शन 54 के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। फिर ये कहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए हमारा पैसा, जैसे हमने बोला है कि भाई सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड अगेन इन्वेस्टमेंट इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही हमको इन्वेस्ट करना है। तो ये हम क्लेम, ये जो एग्जेम्पशन है, तो ये कौन क्लेम कर सकता है, हु कैन क्लेम दिस एग्जेम्पशन। तो ये एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही क्लेम कर सकते हैं। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है। तो सेक्शन 54F भी और सेक्शन 54 भी, दोनों भी सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही है। तो मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो ये लोग इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इवन दो एनी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज होल्डिंग एनी फ्लैट्स फॉर देयर एम्प्लॉइज और फॉर देयर डायरेक्टर्स और फॉर एज एन देयर गेस्ट हाउस, तो ये रेसिडेंशियल होगा तो भी इट कैनॉट बी आफ्टर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी दे कैनॉट क्लेम दिस 54 एग्जेम्पशन बाय इन्वेस्टिंग इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये उनके लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। फिर आती है बात कि भाई कितने टाइम के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैंने मेरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है, तो अब वो बेचने के बाद जो पैसा आया है वो मुझे कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक तो अगर मैं परचेस कर रहा हूँ, तो मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर आफ्टर, ये 3 साल के ब्लॉक में करना है। से कि भाई मैंने 1 अक्टूबर को कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का टाइम ये कहाँ तक है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 2 साल आगे के, मतलब 30 सितंबर 2025 एंड 26, 2 साल हो गए, 25 एंड 26 2 साल आगे, और इसके बाद का जो है 1 अक्टूबर 2023, तो मतलब 23 से लेकर 26 ये ब्लॉक में अगर मुझे परचेज करना है, तो इफ आई एम परचेसिंग द प्रॉपर्टी, इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग, अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो 3 इयर्स आफ्टर द सेल ऑफ द ओरिजिनल असेट, तो मतलब 3 साल के अंदर में, मतलब 1 अक्टूबर को मैंने बेचा है तो 3 साल कब आएंगे, 30 सितंबर 25, 26 और 27। तो 30 सितंबर 27 तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर परचेस कर रहा हूं तो 26 तक ही होना चाहिए और ये 1 ईयर प्रायर होना चाहिए। तो मेरे लिए टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर आफ्टर फॉर परचेस एंड 3 ईयर आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर क्या मुझे जितना, अगर मान लेते हैं मैंने 1 अक्टूबर को मैंने पूरा सेल कर दिया है, तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे 1 अक्टूबर को मैंने 2 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी बेची है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो मुझे री इन्वेस्ट करने के लिए मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना अमाउंट करना है, क्या टोटल सेल कंसिडरेशन करना है या ये बेनिफिट लेने के लिए, या कुछ कम भी कर सकता हूं। तो हाँ, जब सेक्शन 54F हम देख रहे थे तो उसमें ये था कि भाई पूरा सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन करना था, बट ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन में हमको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। तो मुझे टोटल नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट किया तो भी इनफ है। मान लेते हैं कि भाई 2 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची है मैंने और मेरे पास में सिर्फ 50 लाख का गेन है, तो मुझे उस 50 लाख के गेन के ऊपर
टैक्स सेव करना है तो मुझे सिर्फ 50 लाख ही इन्वेस्ट करना है, 2 करोड़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लाइक 54F। तो ऐसे मुझे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी सिर्फ कैपिटल गेन की ही करनी है। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन है कि भाई कैन वी परचेज मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, कि भाई मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है आज 2 करोड़ में, तो मैं उससे 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं कि 1-1 करोड़ के 2 प्रॉपर्टी खरीद लिए, 2 अलग अलग लोकेशंस पे, 2 लोगों के लिए 2 प्रॉपर्टी खरीद लिए। तो यहां पर कंडीशंस क्या है, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, इफ इट इज बिलो 2 करोड़, तो मेरे पास में अगर मेरा ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मेरा ज्यादा है 2 करोड़ से ज्यादा, तो आई कैन इन्वेस्ट इन ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितने में? अगर मेरा कैपिटल गेन, मान लेता हूं कि मेरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, उसकी कॉस्ट जो थी वो 2 करोड़ थी, तो मेरा 3 करोड़ का बेनिफिट हो गया। तो क्योंकि ये कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। आई कैन नॉट बाय मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं कि भी ऐसा हो सकता है कि भी मैंने पास के 2 BHK खरीद लिए और उसको मर्ज कर दिया, तो इट विल बी कंसिडर एज वन यूनिट ओनली, ये जजमेंट बेस्ड है। बट लॉ क्या बोल रहा है कि भाई 2 अलग अलग जगह पे अगर मैं खरीद रहा हूं, यहां पे एक खरीद रहा हूं, दूसरी सिटी में खरीद रहा हूं, या इस बिल्डिंग में खरीद रहा हूं, दूसरी बिल्डिंग में खरीद रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो मैं सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर सकता हूं। अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का है, 2 करोड़ से कम का है, तो मेरे पास में लाइफ टाइम वंस जो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो गवर्नमेंट ने जो लीवे दिया है हमको, कि भाई एक बार मैं लाइफ टाइम में एक बार ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूं कि भाई क्योंकि 2 करोड़ से नीचे का गेन है, तो मैं 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर सकता हूं। तो ये सिर्फ किसके लिए है? इफ माई गेन इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, क्या मेरे एग्जम्पशन क्लेमिंग के ऊपर कोई कैपिंग है? इज देयर एनी अपर लिमिट फॉर क्लेमिंग 54 एग्जम्पशन? तो हाँ, बजट हमारा 23 बजट में इन्होंने कैपिंग कर दिया है कि भाई लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी हो, सेक्शन 54 हो या 54F हो, दोनों भी सेक्शन में 10 करोड़ से ऊपर का बेनिफिट हम क्लेम नहीं कर सकते। हम इसको 10 करोड़ के अंदर ही क्लेम कर सकते, तो मैक्सिमम जो एग्जम्पशन होगा वो 10 करोड़ का ही होगा। फिर आता है सवाल, कैन आई क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इफ आई ऑलरेडी ओन मल्टीपल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज? तो मेरे पास में अगर एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज है, तो क्या मैं 54 का एग्जम्पशन ले सकता हूं? तो हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो 54 है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो हमने पहला सेक्शन देखा था 54F, उसमें ये कंडीशन थी कि भाई इफ आई एम ओनिंग मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब मैं आज कोई प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर को कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं अदर देन रेसिडेंशियल, और उस समय में मेरे पास में एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो मुझे 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमने अच्छे से पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है 54F को। पर 54 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें सिर्फ कंडीशन है कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी जो है विच आई एम सेलिंग शुड बी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड द परचेसिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बाय कर रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो दोनों अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो देयर इज नो लिमिट। आई मे बी होल्डिंग 10 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। मैंने उसमें से एक बेच दी तो नया मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, मुझे 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो देयर इज नो लिमिट, दैट कंडीशन इज देयर फॉर 54 एंड नॉट फॉर 54F में है वो 54 के लिए वो मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन नहीं है। फिर सवाल आता है, कैन आई परचेस अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस आउटसाइड इंडिया टू क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54? मैं आउटसाइड इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, मैंने आज 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची इंडिया में, और मैं अमेरिका में घर खरीद लूं तो चल जाएगा? तो नो, इंडिया में ये प्रॉपर्टी जो है इंडिया में ही होनी चाहिए। टू क्लेम द 54 एग्जम्पशन इंडिया में ही प्रॉपर्टी परचेज की जानी चाहिए। पहले अर्लियर कुछ जजमेंट्स थे जिसमें ये अलाउ होता था, बट नाउ गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड कर दिया है, अभी सिर्फ इंडिया में ही प्रॉपर्टी हम परचेज करके 54 का एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी इंडिया में होना जरूरी है। आई कैन नॉट सेल इन इंडिया एंड बाय आउटसाइड इंडिया टू क्लेम दिस एग्जम्पशन, तो ये एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। अब सवाल आता है कि इफ मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज आर सोल्ड, देन वेदर द एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ सच प्रॉपर्टीज विल बी अलाउड? तो अगर मैंने एक से ज्यादा, मतलब मेरे पास में 10 प्रॉपर्टीज थे, मैंने उसमें से 3 सेल कर दिए और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली, तो वेदर इट इज अलाउड?
100% अलाउड। मेरे मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी जा रही है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बाइंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली आई एम अलाउड टू क्लेम दिस 54 एग्जम्पशन बाय सेलिंग मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज। अब उसी में थोड़ा अल्टरेशन कि भाई मैं मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज तो बेच रहा हूं बट इन डिफरेंट ईयर्स, मैं अलग अलग साल में बेच रहा हूं, कुछ इस साल में बेचे, कुछ अगले साल में बेच रहा हूं, कुछ अगले साल में बेच रहा हूं, टू परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अब इसमें तो क्या है, सिंपल है कि भाई रेसिडेंशियल बेच रहा हूं तो रेसिडेंशियल खरीद ही सकता हूं, इसमें कोई मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी का झमेला तो है ही नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। फिर भी अगर मैं एक बेच रहा हूं और एक कंस्ट्रक्ट के लिए लिया, मैंने 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और नवंबर से मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया, इस बेची हुई प्रॉपर्टी का सारा पैसा कंज्यूम हो गया। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में जाके मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बेच दी, उसका भी सारा पैसा कंज्यूम कर लिया इसी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन में। आगे अक्टूबर नवंबर में जाके वापस तीसरी प्रॉपर्टी बेची, उसी का भी पैसा मैंने इसी प्रॉपर्टी के लिए कंज्यूम कर लिया। तो डेफिनेटली तीनों प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर जो कैपिटल गेन होगा वो सारा के सारा कैपिटल गेन का एग्जम्पशन हमको इस एक प्रॉपर्टी में मिल सकता है। बाइंग वन प्रॉपर्टी, सेलिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन सेम ईयर और डिफरेंट ईयर्स, कंडीशन इज टोटल कैपिटल गेन अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड। तो कैपिटल गेन से ज्यादा ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ I fail to utilize the gain amount for buying or constructing a new house property before filing return। अब रिटर्न की डेट आ गई, आज मैंने 1 अक्टूबर को प्रॉपर्टी बेच दी, अब रिटर्न आएगी 31 जुलाई को। अब 31 जुलाई को गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वेदर आई हैव बॉट द प्रॉपर्टी और नॉट, ये एग्जम्पशन क्लेम करना है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो टाइम दे दिया 2 years आफ्टर एंड 3 years आफ्टर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आज से मेरे पास 2 साल और 3 साल का टाइम तो है जो मुझे बाय करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए तो तब तक मैंने क्या करना चाहिए। तो अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट दैट कैपिटल गेन अमाउंट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, मैं रिटर्न फाइल करने से पहले अगर नहीं कर सकता हूं तो मुझे वहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये एक अकाउंट होता है जो कोई भी नेशनलाइज बैंक में ओपन हो सकता है, वहां पर मुझे वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पार्क करना होता है और उसके डिटेल्स हमको आईटीआर में देने होते हैं, वेर इन गवर्नमेंट कम टू नो कि भाई दिस अमाउंट हैज नॉट बीन इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी बट इन्वेस्टेड इन सेपरेट अकाउंट एंड दैट अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड इन गिवन टाइम पीरियड, 2 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड है उसमें वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये डिपॉजिट होना चाहिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बिफोर फाइलिंग आईटीआर। What if after claiming exemption under section 54 we sell the property, जो न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर दी है वो मैंने बेच दी। अगर मैंने आज 1 अक्टूबर को प्रॉपर्टी ये कर ली, मैंने 1 अप्रैल में जाके नई प्रॉपर्टी खरीद भी ली, आज बेच दी 2 करोड़ में, नई प्रॉपर्टी खरीद भी ली 1 अप्रैल को, और जाके अक्टूबर में रिटर्न फाइलिंग के बाद में आफ्टर रिटर्न फाइलिंग डेट 1 अक्टूबर को जाके मैंने वापस वो भी बेच दी, तो वेदर इट इज अलाउड? तो नहीं, डेफिनेटली अगर मैं 3 साल के अंदर में वो प्रॉपर्टी बेच देता हूं, इफ आई एम सेलिंग द न्यू प्रॉपर्टी, न्यू परचेज प्रॉपर्टी विद इन 3 years, देन इन दैट केस दिस एग्जम्पशन विल बी रिवोक्ड। ये एग्जम्पशन रिवोक हो जाएगा, तो आई कैन नॉट सेल बिफोर 3 years, तो वो रिवोक हो जाएगा, एग्जम्पशन जो है वो रिवोक हो जाएगा। फिर कैन आई क्लेम सेक्शन 54 EC जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है एंड सेक्शन 54 जो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है, बोथ टुगेदर। अब मैंने एक अभी प्रॉपर्टी बेच दी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, 2 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ का गेन भी हो गया है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 1 करोड़ का, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू दैट अमाउंट। तो मैंने एक छोटा सा 1 BHK देख लिया जो 40-50 लाख का आ रहा था, तो 40-50 लाख में वो एक परचेस कर लिया, बचा हुआ जो अमाउंट है मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। 54 EC के जो बॉन्ड आते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं जो स्पेशली EC के लिए डिजाइन होते हैं, तो कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका कैपिंग भी 50 लाख का ही होता है, उसका कैपिंग 50 लाख का ही होता है, तो वहां पे 50 कर दिया और न्यू हाउस प्रॉपर्टी में 50 कर दिए, तो 1 करोड़ का गेन दोनों जगह पे कर दिया। तो वेदर इट इज अलाउड? डेफिनेटली ये अलाउड है हमारे लिए। हमने 54 EC के बॉन्ड में भी कुछ पार्टली पार्क कर सकते हैं और न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ पार्क कर सकते हैं। फिर परचेस ऑफ प्लॉट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, कि भाई मैंने आज प्रॉपर्टी बेच दी है, अब मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम है, तो कंस्ट्रक्शन के हवा में तो होना नहीं है, उसके लिए प्लॉट की भी जरूरत है। तो अगर ये प्लॉट भी मैं खरीदना चाह रहा हूं तो वेदर विल दैट अमाउंट ऑल्सो विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जम्पशन। तो मान लेते हैं मैंने 3 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची,
1.5 करोड़ मेरा कैपिटल गेन हो गया। अब 1.5 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया तो मैंने उसमें से 50 लाख जो है लैंड खरीदी करने में लगा दिए। आई परचेस्ड लैंड फॉर 50 lakhs एंड आई कंस्ट्रक्टेड 1 करोड़ बिल्डिंग। तो 1 करोड़ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया और 50 लाख की लैंड खरीदी कर ली। तो वेदर इट इज अलाउड कि भाई लैंड की भी कॉस्ट जो है 50 लाख रुपीज वो इसमें कंसिडर हो जाएगी, तो हाँ डेफिनेटली ये कंसिडर हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने 1.5 करोड़ की गेन किया है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर 1.5 करोड़ का गेन हुआ है और 1.5 करोड़ मैंने लैंड में परचेज कर लिया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया। 1.5 करोड़ का लैंड में इन्वेस्टमेंट होना इज ऑल्सो एलिजिबल कि भाई 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरा लैंड में है तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल। बट अगर मैंने उस पर ऊपर कंस्ट्रक्शन विद इन टाइम फ्रेम नहीं किया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि भाई मैंने 1.5 करोड़ की लैंड परचेस कर ली, दोनों तो मैच हो गए, पर आने वाले 3 साल में जब 3 साल का टाइम फ्रेम है उसमें अगर मैंने उसमें छोटा सा भी घर नहीं बनाता हूं तो ये जो है सिर्फ लैंड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो एट द सेम टाइम आई हैव टू परचेज 1.5 CR लैंड एंड जो भी अमाउंट का बनेगा 50 लाख 1 करोड़ का घर वहां पे बनाना जरूरी है, सो दैट इट शुड बी कॉल्ड एज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज लैंड ओनली। तो इसीलिए प्रोवाइडेड दैट शुड हैपन विद इन टाइम, द कंस्ट्रक्शन शुड हैपन विद इन टाइम, ये फुलफिल होना चाहिए। फिर कैन आई क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इफ आई सेल एन इनहेरिटेड और गिफ्टेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब मेरे पास में मेरे एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही, मेरा घर जो है मेरे पापा से आया है या फिर मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया है, तो गिफ्ट मतलब पेरेंट्स से या फैमिली से गिफ्ट होके आया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर मेरे पास में है तो क्या मैं उसको बेचने के बाद भी 54 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, इसको हम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं प्रोवाइडेड अदर कंडीशन शुड सेटिस्फाई, कि मतलब वो प्रॉपर्टी जो अपने पास में इनहेरिटेंस से आई है या गिफ्ट से आई है तो उसका होल्डिंग पीरियड जो है 2 साल का होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास नहीं। इट नीड नॉट बी मोर देन 2 years विथ मी। जब से आई है इनहेरिटेंस में तब से भी होना चाहिए, तो इनहेरिटेंस बोल रहे हैं मतलब लॉन्गर पीरियड ही है। गिफ्टिंग के केस में हो सकता है मुझे कल गिफ्ट मिला है और आज मैं बेच रहा हूं, बट वो प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर के पास में, जिसने मुझे गिफ्ट किया उसके पास में एटलीस्ट लॉन्गर पीरियड के लिए रहना चाहिए, 2 साल से ज्यादा के टाइम के लिए रहना चाहिए। इफ इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट देन ओनली आई एम एलिजिबल। तो ये लॉन्ग टर्म की काउंटिंग के लिए प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग पीरियड काउंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने जैसी बात है कि भाई अदर कंडीशंस जो है 2 साल का होल्डिंग पीरियड और ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन कि भाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन न्यू हाउस और वी कैन टेक द लोन फॉर न्यू हाउस। तो मैंने अभी 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल कर दी है, अब 3 करोड़ में सेल कर दी, 1.5 करोड़ का गेन हो गया और मैंने नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली, बट उसको परचेस करते समय आई हैव टेकन अ लोन। या फिर मैंने पहले 1 साल में प्रॉपर्टी परचेस कर रखी है कि भाई मैंने 6 महीने पहले मतलब 1 अप्रैल को मैंने प्रॉपर्टी परचेस करी है और उसके वो लोन ले लिया था मैंने, तो वो लोन लिया हुआ था तो 1 साल पहले मेरे 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस्ड है और मेरे पास में गेन भी 1.5 करोड़ का है, तो कैन आई क्लेम दैट एग्जम्पशन? डेफिनेटली हम क्लेम कर सकते हैं, हम उसको क्लेम कर सकते हैं बिकॉज यहां पर क्लियर लॉ में तो बहुत सारा क्लियर नहीं है, बट यहां पर जजमेंट्स बोल रहे हैं। तो जैसे पहले अभी हमने ये देखा था कि भाई सेक्शन 54 और 54F दोनों भी सेक्शन जो है ज्यादातर लॉ ड्रिवन नहीं है, ये जजमेंट ड्रिवन है। जजमेंट बहुत सारे हैं, उस पर हर कोई केस में हर कोई चीज पे जैसे जैसे मैटर्स आते गए वैसे वैसे उस पर जजमेंट्स आते गए, और बिकॉज ये बेनिफिशियल प्रोविजन है तो कोर्ट्स आर वेरी लिबरल टू इंटरप्रेट दिस सेक्शन, तो ये बहुत लिबरली उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि एग्जम्पशन इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज बीन फाइनेंस्ड वेदर बाय ओन फंड्स और बाय लोन फंड। कैसा भी हो, ये जब तक कि मेरी उतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज द मेन एजेंडा और मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस सेक्शन इज टू प्रमोट द हाउसिंग इन इंडिया। तो हाउसिंग प्रमोट हो रही है, मैं परचेस तो कर ही रहा हूं, मैं लोन से लूं या ओन फंड से लूं, तो कोई और भी कारण हो सकता है मेरे लिए वो ओन फंड्स इन्वेस्ट नहीं करने के लिए, तो मैं 100% एलिजिबल हूं सेक्शन 54 के लिए। कैन यू परचेस अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इन जॉइंट नेम? हाँ, न्यू हाउस प्रॉपर्टी में जॉइंट नेम में ले सकता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है इसमें रविंद्र कुमार अरोरा के नाम से, और ऐसे अनेकों जजमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जजमेंट जब हम कोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट सो कि भाई ये एक ही जजमेंट है, इस पर ऐसे नंबर ऑफ जजमेंट्स मिलेंगे आपको, अलग अलग हाई कोर्ट्स के नंबर ऑफ जजमेंट्स मिलेंगे, और ये तो हो गए हमारे फेवर में। अगेंस्ट में भी मिलेंगे कि वेयर इन द जजमेंट इज सेइंग कि भाई जॉइंट नाम पे नॉट अलाउड,
ऐसे भी जजमेंट मिल सकते हैं कि भाई सेम चीज के ऊपर में दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दो अलग अलग हाईकोर्ट के मिलेंगे, सेम हाईकोर्ट के नहीं मिलेंगे सेम फैक्ट के साथ, पर दो अलग अलग हाईकोर्ट के मिल सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन उसी स्टेट का होता है। अगर हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट का है तो महाराष्ट्र ही बाइंडिंग रहेगा, महाराष्ट्र का है तो, दिल्ली का है तो दिल्ली पे ही बाइंडिंग है, दूसरा स्टेट पे वो बाइंडिंग नहीं रहेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया पे बाइंडिंग रहेगा। तो इसीलिए भले ही यहाँ पर ये जजमेंट है, तो ऐसे अनेकों जजमेंट अलग अलग स्टेट के भी रह सकते हैं, अगेंस्ट के भी रह सकते हैं। इसीलिए हर एक केस को अलग अलग वे में देखने की जरूरत है, कहाँ पर सिचुएटेड है, उस स्टेट में इसके फेवर में या अगेंस्ट में कुछ जजमेंट है क्या, तो केस टू केस हमने देखना चाहिए। बट ओवरऑल ये जो हमने व्यू लिए है ये लिबरल व्यू है, बहुत कम चांसेस है कि भाई ये डिफीट हो, कम चांसेस है, इसको फाइट करके फिर भी विन किया जा सकता है। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे आपने कॉल लेना चाहिए। ब्लाइंडली बिकॉज जजमेंट हैज बीन मेंशन तो यही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज ये जजमेंट है कल इसके अगेंस्ट में जजमेंट आ जाए तो वो प्रिवेल करेगा। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी परचेस अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इन वाइफ्स नेम। तो वाइफ्स के नेम के लिए तो ये पुराना जजमेंट है कि भाई यहाँ पर उन्होंने तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने तो हाँ बोला कि भाई बिकॉज जब हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेची, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेचकर पूरा के पूरा पैसा उसी प्रॉपर्टी में लगाया, बस उनके कोई फैमिली कुछ रहेगा कंसर्न तो उन्होंने वो वाइफ के नाम पे ले लिया प्रॉपर्टी, बट पूरा पैसा लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि भाई इट इज अलाउड बिकॉज ऑल द फंड, द एजेंडा और इंटेंशन बिहाइंड दिस सेक्शन इज टू इन्वेस्ट इन द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वो उन्होंने पूरा के पूरा कर दिया, वाइफ के नाम पे कर लिया, कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं उसलिए कर दिया, तो वो फेवर में था। हो सकता है इसके अगेंस्ट में भी जजमेंट मिल जाए, आपके आपके स्टेट में देखने की जरूरत है। तो दोस्तों हमने लगभग इसके रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस तो कवर कर लिए, जो भी क्वेश्चन कॉमनली आने जैसे हैं। फिर भी आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हो सके उतना उसको आंसर करने का ट्राई करेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।